हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे, भारत के अपने एजुकेशन चैनल पे, जिसका नाम है फंडामेंटल बायोलॉजी। एक्सप्लोर एजुकेशन के थ्रू जितनी भी नॉलेज, जितने भी फंडामेंटल्स थॉट है, शिक्षा के माध्यम के बीच में हम आप सबके बीच में लेकर आते हैं। ये जो चैनल है सिर्फ एक स्टूडेंट्स के लिए नहीं, जितने भी पेरेंट्स इस चैनल को देखते हैं, लाइक करते हैं, आगे सब्सक्राइब भी करते हैं और शेयर भी करते हैं, काफ़ी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो डेली लाइफ में हमारी सही से रिलेटेड हैं, जिनके फैक्ट्स हमें पता नहीं होते हैं, काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं, काफ़ी ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, या कैसी भी ऐसी बायोलॉजिकल थॉट्स जो हमारी रियल लाइफ से जुड़ी हुई है, वो भी हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं, इस चैनल के माध्यम से शिक्षा देते हैं, जो भी टॉपिक यहाँ डिस्कस किया जाता है उससे रिलेटेड आपको ज़रूर बताते हैं। मैं प्रियदर्शन गौतम अपने इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक प्योर बायोलॉजी की एजुकेशन चैनल है, जहाँ पर जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, सीधे शब्दों में कहा जाए, जो बच्चे आगे जाके किसी मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे वो एमबीबीएस का फील्ड हो या बीडीएस हो, या फिर उनको सिंपल अगर हम बात करते हैं ग्रेजुएशन फील्ड भी हो, तो इस चैनल के माध्यम से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। मैं प्रियदर्शन गौतम अपने इस चैनल, जिसका नाम है फंडामेंटल बायोलॉजी एक्सप्लोर एजुकेशन के थ्रू आप सबके बीच में वापस अपने एक लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। क्लास 11th के अंदर ये चैप्टर, जो नेट के स्टूडेंट की अगर बात करें तो क्लास 11th का एक चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जिसमें अगर हम बात करें तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन को पूरा डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन पार्ट करा था। उसको ये आगे फर्दर डिस्कस करते हमने समझा था कि उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें एक एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हमने आगे फर्दर डिवाइड करके बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, उसके बाद देन इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन करके थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस किया था। साथ में जो एसोसिएट ग्लैंड्स होते हैं उनके नाम भी हमने पढ़े थे, कौन कौन से थे, जिसमें हमने देखा था मेजरली सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। उसके बाद अगर बात करें तो लीवर है, गोल ब्लैडर है, पेंक्रियाज है, स्टमक है। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। आगे हम अगर इसको कंटिन्यू करते हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ईसोफेगस तक कंप्लीट कर लिया था। ईसोफेगस जैसा कि हमने पढ़ा था, एक फूड पाइप होता है जिसमें अपर और लोअर साइड पे दो स्फिंक्टर पाए जाते हैं। अपर स्फिंक्टर जो होता है वो स्केलेटल मसल से बना होता है, वॉलेंट्री होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था उसे अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। नीचे वाला जो स्फिंक्टर आगे जाके स्टमक में कंटिन्यू होता है, जिसका नाम कार्डियक इंस्फिंक्टर होता है, या गैस्ट्रो इसोफेजियल इंस्फिंक्टर, या लोअर इसोफेजियल इंस्फिंक्टर भी बोलते हैं, जो आगे जाके स्टमक में कंटिन्यू करता है। आज जो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे, डायग्राम के थ्रू आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले स्टमक, आमाशय के बारे में। इसोफेगस जब फूड बोलस के फॉर्म में जब स्टमक में एंटर कर जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो बोलस एसिडिक कंटेंट के साथ मिलकर एक विस्कस फ्लूइड बना लेता है। जैसे सपोज मान लीजिए जो फ्लूइड हमने च्यूइंग किया था, माउथ में सलाइवा मिक्स होकर, म्यूकस मिक्स होकर आगे फॉरवर्ड हुआ फेरिंग्स के थ्रू, फिर उसके बाद इसोफेगस के बाद जब वो स्टमक में एंटर होता है, तो वहाँ पर वो बोलस क्या कहलाता है, आपका जो फूड पार्टिकल था बोलस, वो स्टमक के एसिडिक कंटेंट के साथ मिलकर एक विस्कस फ्लूइड बना लेता है, जिसे कायम बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एसिडिक कंटेंट, एसिडिक कंटेंट किसके हो गए, स्टमक के, जैसे HCl हो गया, बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए। HCl प्लस जो बोलस है वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक विस्कस फ्लूइड बना लेते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, कायम बोलते हैं। तो आप ये याद रखेंगे कि बोलस जो फूड हम खाते हैं उसको च्यूइंग करने के बाद जो बोलस बनता है, जिसमें म्यूकस मिक्स होता है, सलाइवा मिक्स होता है, वो ईसोफेगस के बाद जब स्टमक में एंटर करता है, तो स्टमक में एंटर होने के बाद उसको बोलस नहीं बोलते हैं, उसको हम कायम बोलते हैं। कायम मतलब क्या हुआ, स्टमक का जो एसिडिक कंटेंट है, जो हार्मोन्स है, एंजाइम्स है और HCl है, प्लस आपका बोलस मिलकर क्या बना लेता है, कायम बना लेता है। तो इस टर्म्स को हम याद रखेंगे कि उसको कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, कायम बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, आप यहाँ देख रहे हैं ये स्टमक का एक डायग्राम है। स्टमक को मेजरली देखा जाए एनसीईआरटी बुक्स या किसी भी राइटर की हम बुक्स देखते हैं या स्कूल की बुक्स देखते हैं, तो वहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें अपर पार्ट फंडस होता है, और बीच में फिर कार्डियक पार्ट होता है, और नीचे पाइलोरस पार्ट होता है। पर अगर अच्छे राइटर्स की बुक्स पढ़ते हैं, आगे जाके फर्दर अगर हम किसी अच्छे एमबीबीएस में किसी अच्छे राइटर की बुक्स देखते हैं, तो वहाँ पर एक पार्ट और डिस्कस होता है, जिसमें इसको हम बोलते हैं बॉडी या कॉर्पस, जिसमें क्या होता है, ईसोफेगस, ये ईसोफेगस यहाँ से कंटिन्यू हो रही है, यहाँ पर कार्डियक स्फिंक्टर है, यहाँ से एंटर होकर जब ये ऊपर वाला पोर्शन होता है, इसे बोलते हैं फंडस रीजन। फंडस रीजन में क्या होता है, जनरली जब हम फूड खाते हैं तो फूड के अंदर अपना स्टमक का एक काम होता है फूड स्टोरेज का,
जो मेन बेसिक फंक्शन है वो स्टमक का है फूड स्टोरेज का। तो फूड जब यहाँ आके इकट्ठा हो जाता है, उसका डाइजेशन होता रहता है, तो फूड के ऊपर जो HCl सीक्रेट हो रहा है, हम आगे पढ़ेंगे HCl पेराइटल सेल्स जो होती है हमारे, या ऑक्सीडेंटिक सेल्स जो होती है इसके वॉल में पाई जाती है स्टमक के, तो वो HCl सीक्रेट करती है। तो वो क्या करता है, HCl जब क्या करता है फूड पार्टिकल के ऊपर रिएक्ट करके गैस बना लेता है। तो जो गैस बनती है हमारे शरीर के अंदर, वो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनको गैस की प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी बनती है। तो जो गैस होती है वो इस फंडस रीजन में जाकर यहाँ पर इकट्ठी होती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपके नेट के अंदर कि जो स्टमक में गैस होती है तो कौन से पोर्शन में जाके इकट्ठी होती है, तो उसे बोलते हैं फंडस रीजन, जहाँ पर गैस इकट्ठी होती है। दूसरा रीजन होता है जहाँ से ये इसोफेगस एंटर कर रही है, उसे बोलते हैं कार्डिया रीजन। ये मेजर पार्ट वाला जो एरिया है पोर्शन, उसे बोलते हैं बॉडी या कॉर्पस रीजन। इसके बाद जो बात करते हैं नीचे, ये होता है पाइलोरस रीजन। पाइलोरस रीजन आगे जो फर्दर कंटिन्यू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में जिसे हम इलियम बोलते हैं, यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है जो कि फूड की रेगुलेशन को मॉनिटर करता है, जिसे बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो देखा जाए तो स्टमक में दो तरह के स्फिंक्टर हो गए। एक तो जो ओपनिंग है वहाँ पर कार्डियक स्फिंक्टर हो गया, और जो नीचे है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर हो गया। ये स्फिंक्टर क्या काम करते हैं, ये रिंग शेप में क्या होते हैं, एक मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं जो कि फूड को सिंगल डायरेक्शन में, यूरी डायरेक्शन में आगे पेरिस्टल्सिस के थ्रू क्या करते हैं, मोमेंट में हेल्प करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि स्टमक के क्या पार्ट हो गए, इसको याद रखेंगे, फंडस रीजन, कार्डिया रीजन, कॉर्पस रीजन और एक पाइलोरस रीजन। इसके बाद ये आगे कंटिन्यू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद क्या होता है कि स्टमक का जो एक तरह का हम देखते हैं स्ट्रक्चर जो होता है, उसमें 6 तरह की वॉल पाई जाती है, 6 तरह की लेयर्स पाई जाती है। ये क्या होता है, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक इंग्लिश का जे शेप नजर आ रहा होगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टमक की शेप कैसे होती है, तो ये जे शेप्ड होता है। जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी के लेफ्ट अपर साइड में, एब्डोमिनल के लेफ्ट अपर साइड में, एब्डोमिनल कैविटी के एब्डोमेन कैविटी में कहाँ पर प्रेजेंट होगा, लेफ्ट अपर साइड। अगर हम हमारी बात करें सामने रखकर, तो जो एब्डोमेन कैविटी होती है उसमें अपर साइड, लेफ्ट साइड में ये प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से कभी आपने देखा होगा जिन लोगों को काफ़ी गैस बनती है, गैस खाना खाने के बाद जो खाना एब्डोमेन कैविटी काफ़ी फुलफिल नजर आती है, तो स्टमक में क्या होता है, कुछ ही लोगों के जो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं करते हैं या च्युइंग करके फूड को नहीं लेते हैं, तो HCl काफ़ी मात्रा में सीक्रेट होता है फूड को डाइजेशन करने के लिए। काफ़ी गैस्ट्रिक हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एंजाइम का सीक्रेशन होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब HCl काफ़ी मात्रा में सीक्रेट होता है, तो वो फूड पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करके काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या बना लेता है, गैस बना लेता है। इस वजह से गैस हमारे पेट में इकट्ठी रहती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एसिडिक कंटेंट कभी रिवर्स फ्लो हो जाते हैं, और कार्डियक जो स्फिंक्टर होता है वो स्मूथ मसल से बनाता है। तो इस वजह से एसिडिक कंटेंट जब हमारे इसोफेगस में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, ये जब स्मूथ मसल खुल जाता है, तो आपको महसूस होता है कि हमारे सीने में जलन जैसी या बर्निंग सेंसेशन फील होती है। कभी कभी हमें लगता है कि खाना है हमारे पेट से निकलकर हमारे सीने में आ गया है या ऊपर माउथ के थ्रू बाहर निकल रहा है, तो एक जलन सी महसूस होती है। उसे क्या बोलते हैं, वो डिसऑर्डर हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो इसोफेगस का लोअर स्फिंक्टर होता है, कार्डियक स्फिंक्टर जिसे बोलते हैं, वो स्मूथ मसल का बना होता है, वो खुल जाता है। तो कभी कभी यहाँ पर फूड ज़्यादा इकट्ठा हो जाने की वजह से, या फूड पार्टिकल्स ज़्यादा इकट्ठा हो जाने की वजह से, या एसिडिक मीडियम ज़्यादा हो जाने की वजह से क्या होता है, ये फूड पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं और हमें जलन सी फील होती है, बर्निंग सेंसेशन फील होती है। इसके बाद बात कर रहे थे कि जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, एब्डोमेन कैविटी में लेफ्ट अपर साइड प्रेजेंट होता है। और इसकी अगर बात करें तो इसके अंदर 6 लेयर पाई जाती है। वो 6 लेयर कौन सी होती है, उसके नाम डिस्कस करते हैं। ये 6 लेयर से मिलकर हमारा स्टमक बना होता है। स्टमक की जो वॉल होती है, इसमें ये 6 तरह की लेयर्स पाई जाती है। इनमें सबसे अंदर की तरफ जो लेयर होती है वो म्यूकोसा की लेयर होती है। म्यूकोसा क्या होता है, जो म्यूकस सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, म्यूकस की एक थिन लेयर बनी होती है। और जो HCl सीक्रेट होता है स्टमक की वॉल से, वो HCl की वजह से जो इसकी वॉल है वो डैमेज ना हो जाए, उसको डैमेज होने से बचाने के लिए ये म्यूकोसा लेयर क्या करता है, म्यूकस सीक्रेट करता है और उसकी एक थिक लेयर बना देता है।
तो ये म्यूकस लेयर होती है सबसे अंदर की तरफ, बाहर उससे जस्ट सब म्यूकोसा होता है, देन ऑब्लिक मसल होता है। इसमें हम एक चीज और याद रखेंगे कि स्टमक के अंदर एक स्पेशलाइजेशन होता है, एक मॉडिफिकेशन होता है लेयर का, जिसमें ऑब्लिक मसल होते हैं। ये ऑब्लिक मसल सिर्फ स्टमक के अंदर पाए जाते हैं। वैसे पूरी एलिमेंट्री कैनाल है जो मसल्स और ये म्यूकस लेयर की से मिलकर बनी हुई है, पर फर्दर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन जरूर है। तो ये जो ऑब्लिक मसल्स है वो स्टमक का एक कहते हैं तो एक फीचर्स है, एक एडवांटेजेस है। तो ये ऑब्लिक मसल्स क्या होते हैं, सिर्फ स्टमक में पाए जाते हैं। देन सर्कुलर मसल होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है। फिर जब सबसे बाहर की तरफ सिरोसा की लेयर पाई जाती है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जब सर्जन किसी रीजन से जब गैस्ट्रेक्टोमी करते हैं या फिर स्टमक की सर्जरी की जाती है किसी कारण से, जब स्टमक में अल्सर हो जाते हैं, तो ऐसी कौन सी लेयर है जो सबसे पहले कट की जाएगी। तो सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसे सिरोसा लेयर बोलते हैं। तो जब सर्जरी करते हैं, कोई भी डॉक्टर कोई सर्जरी स्टमक की परफॉर्म करता है तो सबसे पहले सिरोसा लेयर कट करता है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी लेयर पहले कट होगी, वो होगी सिरोसा। और सबसे अंदर कौन सी लेयर होती है, वो होती है म्यूकोसा की लेयर, जो कि एचसीएल के जो इफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से इस स्टमक की वॉल डैमेज ना हो जाए, तो उसको कौन बचाता है, म्यूकोसा से सिक्रेट हुआ म्यूकस। इसके अलावा हम एक चीज और यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। कभी कभी आपने देखा होगा काफी लोग जो कि अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं। आपने देखा होगा अल्कोहल लेते वक्त कुछ मात्रा में कभी कभी कुछ फूड्स या साथ में स्नैक्स वगैरह लेते हैं। उसका मेन बेसिक रीजन क्या होता है, क्योंकि जो फैट होता है वो हमारे स्टमक में जाके स्टोर होता है, वहाँ डाइजेशन होता है। तो जब अल्कोहल कोई भी आदमी अल्कोहल लेता है, अल्कोहल का सेवन करता है, तो अल्कोहल की वजह से कहीं वो सडन हिट ना कर जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, फेट क्या करता है, उस अल्कोहल को ऑब्जर्व कर लेता है और धीरे धीरे अल्कोहल का असर होना स्टार्ट होता है। तो अल्कोहल लेते वक्त साथ में कुछ फूड्स या स्नैक्स इस वजह से लिए जाते हैं ताकि वो जो आपने अल्कोहल लिया है वो सडनली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक में ऑब्जर्व ना हो जाए, और ऑब्जर्व होने के बाद सडनली वो आपके माइंड को हिट ना कर जाए। इस वजह से कोई भी पर्सन जब अल्कोहल लेते हैं तो साथ में कोई ना कोई स्नैक्स या फैट्स जैसा कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस लेते हैं ताकि साथ में वो आपको सडन हिट ना करे, माइंड को सडन हिट ना करे। साथ में इसमें एक और चीज़ है कि जब हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है तो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन जो है आपका बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है, जैसे पॉलीसेकेराइड हो गए, डाइसेकेराइड्स हो गए। तो ये क्या होता है कि आपके बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है, पर ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बक्कल कैविटी में फिनिश नहीं होता है, ये जाके फिनिश होता है आपके स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके। तो जब ये स्टमक में पहुंचता है तो कार्बोहाइड्रेट का लगभग 30 से 50% डाइजेशन कंप्लीट हो चुका होता है। लगभग 30 से 50% डाइजेशन जो होता है वो कैसे कंप्लीट हो चुका है, हमने पढ़ा था सलाइवा के अंदर सलाइवरी एमाइलेज टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, जो कुक्ड स्टार्च होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हम फूड के थ्रू लेते हैं, हमारी डाइट में प्रेजेंट होता है, तो स्टमक में पहुंचने से पहले इसोफेगस तक ये क्या करता है, 30 से 50% कुक्ड स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट कर चुका होता है। उसके बाद जब स्टमक में भी स्टमक लाइपेज होता है, काफ़ी हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, पेप्सिन है, रेनिन एंजाइम है, तो ये क्या करते हैं, रिमेनिंग जो प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन कहाँ पर होता है, अपने स्टमक में होता है। तो स्टमक का मेन फंक्शन क्या होगा, एक तो एसिड का सिक्रेशन हो गया, दूसरा प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट भी अपने स्टमक में होता है। यहाँ पर स्टमक के फंक्शन हम पढ़ेंगे। स्टमक के फंक्शन क्या क्या होते हैं, स्टमक का फंक्शन होता है, एक तो एसिड का सिक्रेशन हो गया, एक होता है कास्टल इंट्रिंसिक सब्सटेंस का सिक्रेशन। ये सिक्रेशन क्या होता है, हमारी स्टमक की वॉल के अंदर जैसे हमने पढ़ा था पेराइटल सेल्स भी होते हैं जिसे ऑक्जेंटिक सेल्स बोलते हैं, चीफ सेल जिसे जाइमोसिन सेल भी बोलते हैं, एक जी सेल होता है। तो जी सेल क्या करता है, जी सेल से गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रेशन होता है, और जो हमारी जो चीफ सेल है, चीफ सेल के थ्रू जो है, चीफ सेल के थ्रू प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन, ये जो एंजाइम होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में ये सिक्रेट होता है।
और जो पेराइटल सेल्स है, पेराइटल सेल्स के थ्रू एचसीएल और एचसीएल के साथ साथ कास्टल इंट्रिंसिक प्रोटीन, जिसे ग्लाइकोप्रोटीन सब्सटेंस भी बोलते हैं, इनका सिक्रेशन होता है। तो इससे जुड़ा एक डिसएडवांटेज क्या होता है कि किसी रीजन से अगर सपोज हमारी स्टमक खराब हो जाता है या स्टमक की सर्जरी करके उसे रिमूव किया जाता है, तो इनका सिक्रेशन बंद हो जाता है। और ये कास्टल इंट्रिंसिक प्रोटीन के सब्सटेंस क्या करते हैं, ये विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन करते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ पर B12 का अब्जॉर्प्शन होता है, और ये B12 का अगर अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा कि ये B12 हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। और दूसरी बात क्या होता है, B12 हेल्प करता है आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए। अगर आरबीसी का मैच्योरेशन होगा तो धीरे धीरे इंसान को पर्निशियस एनीमिया एक रोग हो जाता है। पर्निशियस एनीमिया का मतलब होता है धीरे धीरे इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो अगर B12 का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और वो किस वजह से होता है, कास्टल इंट्रिंसिक सब्सटेंस की वजह से, और ये पेराइटल सेल से सिक्रेट होते हैं। तो एक देखा जाता है कि एक डिसऑर्डर होता है कि जब गैस्ट्रेक्टोमी की जाती है तो इंसान की जो स्टमक के अंदर हेलिकोबैक्टर पायलोरी करके एक बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, आपके यूरियाज एंजाइम बनाता है जो कि यूरिया को एमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से बेड ब्रेथ फील होती है इंसान के, पेशेंट के सांस से एक गंदी सी अमोनिया की बदबू आती है। और ज़्यादा एचसीएल सीक्रेट की होने की वजह से ये बैक्टीरिया, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ज़्यादा परफॉर्म करता है, तो ज़्यादा एसिडिक मीडियम होने की वजह से अल्सर हो जाता है, जिसे गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। और अल्सर होने की वजह से कभी कभी उसकी सर्जरी करके उसको रिमूव भी किया जाता है, जिसे हमने गैस्ट्रेक्टोमी बोला था। देखिए ये सिंपल सा पार्ट है जो कि हमें कभी कभी किसी पेशेंट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको। एक तो हमने लिखा था फूड स्टोरेज का काम करता है, एचसीएल सिक्रेशन कर रहा है, और साथ के साथ कास्टल इंट्रिंसिक प्रोटीन का सब्सटेंस है। उसके अलावा कुछ अब्जॉर्प्शन होता है, जैसे वाटर अब्जॉर्प्शन है, एंजाइम का अब्जॉर्प्शन है, प्रोटीन का अब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। तो ये सब चीज़ों की यहाँ पर ये स्टमक के फंक्शन में देखा जाता है। दूसरा इसके बाद मैंने बोला यहाँ पर B12 का, अगर सपोज B12 का अब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, आरबीसी का मैच्योरेशन नहीं हो पाएगा, और आरबीसी मैच्योरेट नहीं हो पाएगी तो उसकी वजह से पर्निशियस एनीमिया रोग हो जाता है। और एक चीज़ हमने एक टर्म और पढ़ी थी कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टमक क्या कहलाता है, तो उसे हम गैस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं। सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टमक क्या कहलाता है, गैस्ट्रेक्टोमी कहलाता है। तो ये छोटी सी बात थी जो आज हमने स्टमक के बारे में पढ़ी कि स्टमक में एक्चुअली क्या होता है, क्या उसके पोर्शन होते हैं, कौन कौन सी उसके अंदर लेयर्स हैं। जैसे हमने बताया कि उसमें 6 लेयर्स पाई थी, म्यूकोसा की लेयर पाई जाती है जो कि म्यूकस सिक्रेट करता है। ऑब्लिक मसल्स एक इसका मेन फीचर्स होता है जो कि स्टमक में पाया जाता है। 4 पोर्शन हमने यहाँ डिस्कस किए। कौन कौन से स्फिंक्टर होते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग पे, वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए। कार्डियल स्फिंक्टर है, दूसरा पाइलोरिक स्फिंक्टर है जो कि जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में कंटिन्यू करता है। देन इसके बाद स्टमक के फंक्शन पढ़े। एचसीएल होता है, एचसीएल का फंक्शन क्या होता है, जो पैथोजेंस होते हैं हमारे फूड के अंदर उनको किल करता है। उसके अलावा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है फूड को। ये एसिडिक मीडियम हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होता है, जब आपको पता है कि कुछ लोगों के पेट में काफ़ी ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में शरीर में काफ़ी ज़्यादा गैस बनने लग जाती है, एसिडिटी काफ़ी बनती है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं बार बार एंटी एसिड प्रोडक्ट खाने लग जाते हैं, जैसे हम इनो भी बोलते हैं, काफ़ी मात्रा में इनो खाने लग जाते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि एंटी एसिड वेज लेने की वजह से एचसीएल का सिक्रेशन डाउन हो जाता है। एचसीएल का सिक्रेशन डाउन होगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो हमारे स्टमक के अंदर जो बैक्टीरियाज है जो मैंने आपको बताया था, वो बैक्टीरियाज आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाएंगे और वहाँ पर जाके इंटेस्टाइन फीवर क्रिएट कर देते हैं, जिसे टाइफाइड भी बोलते हैं। तो जो पैथोजेंस है जो एचसीएल से डैमेज हो रहे थे, मर रहे थे, वो बैक्टीरिया, वो माइक्रोब्स नहीं मर पाते हैं। वो पैथोजेंस क्या करते हैं, स्टमक में एचसीएल का सिक्रेशन डाउन होने की वजह से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाएंगे और वहाँ पर टाइफाइड क्रिएट कर देंगे, जिसे इंटेस्टाइनल फीवर भी बोलते हैं या शरीर का बुखार भी बोलते हैं। और वो काफ़ी डेंजरस होता है, उसकी वजह से काफ़ी छोटे बच्चों में अगर टाइफाइड हो जाता है तो काफ़ी बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये आज छोटी सी बात जो हमने स्टमक को लेकर डिस्कस करी। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे। स्टमक से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपको लगता है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या जो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं उन पे कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।